बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, कल मैंने सोचा था कि गवई साहब के ऊपर में, बी आर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर में कुछ ना कुछ लिखना, कुछ बोलना चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने कुछ वीडियोस भी देखे जो गवई के काफ़ी क्रिटिसाइज किया। गवई का क्रिटिसिज्म दो तीन जगह से हुआ है। एक तो बुलडोजर जस्टिस, उन्होंने जो सबको इंस्ट्रक्शंस दिए उसके बाद में भी वो फॉलो नहीं हो रहे थे। लोगों का कहना था कि वो चीफ जस्टिस होने के वजह से वो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। इतना होने के बाद में यदि एग्जीक्यूटिव लोग यदि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते थे तो इन्होंने क्या किया। मित्रों, कहने को बड़ा इजी है। जब कोई चीफ जस्टिस ने कोई लॉ दे दिया या पर्टिकुलर जजमेंट हो गया तो ये नहीं देखता कि नीचे वाला आदमी कितना इसका एग्जीक्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब तक वो उनके पास में नहीं आता या कोई पिटीशन लेके नहीं आता। ऐसे बहुत सारे मसले हैं। आज मैंने उनको इंडिया टुडे का एक बहुत बड़ा उनका इंटरव्यू देखा और जितने भी चार्जेस इन लोगों ने लगाए थे, इवन सोशल मीडिया में जो जिन लोगों को हम लोग बहुत अच्छा कहते हैं, उन सब लोगों को जब मैंने देखे वीडियो तो मुझे पता चला उनका कि इंडिया टुडे को उन्होंने जो सरदेसाई करके है, बड़े फेमस है, यू नो दिस, और उन्होंने जिस तरीका से उनका इंटरव्यू लिया और बड़े बड़े छोटे छोटे प्रश्नों के ऊपर में उनको घेरने की काफ़ी कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बी आर गवई ये अपने आप में एक बहुत बड़े संवेदनशील व्यक्ति है। उन्होंने बिना मतलब की बहस नहीं की। जिन जिन लोगों को उनके ऊपर में सब जुडिस थे, जो मैटर सब जुडिस है अभी भी, उनके ऊपर में उन्होंने साइलेंट रहा कि वो अभी भी मैटर चल रहे हैं, मैं उसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हर चीज़ों में उनके ऊपर में बहुत सारे बताया। इन्वायरमेंट के ऊपर में उन्होंने कहा कि ये सब मैं देख रहा था, लेकिन मैंने जो भी कुछ किया वो उसके वक्त के आधार पर सभी सही था। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के ऊपर में जिस तरीका से फटकार लगाई थी सबको मालूम है और उनको सब सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, लेकिन मीडिया जिस तरीका से उसको प्रेजेंट करती है वो तो मेरे हाथ में नहीं है। सबसे पहले बी आर गवई में जब चीफ जस्टिस होने के पहले ही राहुल गांधी का मैटर उनके पास में आया था। जो हुआ है वो सब तुम लोगों को मालूम है। तभी वक्त उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी कांग्रेस में थे, मेरा भाई कांग्रेस में है और सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए ये केस को मेरे पास में रखना या नहीं, वो आप लोगों को मुझे बताइए। यदि जब नहीं हो तो मैं छोड़ देता हूँ ये केस को। उसके बाद में जो भी हुआ तुम सब लोगों को मालूम था। उसके बाद में बहुत सारे जो पीएमएल के ऊपर में, आर्टिकल 19 के ऊपर में, आर्टिकल 21 के ऊपर में बहुत सारे लोगों में उन्होंने कहा कि भाई इतने सारे लोग अभी तक वो बेल नहीं हुई उनको, ये वो तो वो क्या है, उन्होंने वो रोस्टर्स का बताया कि जब तक वो रोस्टर किसी के पास में रहता है तो वो छीनते नहीं है। जजेस सब इक्वल रहते हैं और हमारा रोस्टर एक पूरा फिक्स रहता है कि भाई पर्टिकुलर इसके क्रिमिनल की केसेस ये बेंच पे जाएंगे, ये इसके बेंचेस इसके पास जाएंगे, इसके साथ में जाएगा। इस तरीका से हमारा वो बेंच चलता है। जब तक वो नया कोई मैटर नहीं आता तब तक वो सब इसी तरीका से चलता है। और सेकेंडली बहुत सारे लिमिटेशंस है, ऑफिस में है। चीफ जस्टिस ऐसा ये नहीं कर सकता कि जजेस को बोल के तेरी फाइल दे दे, मैं कुछ करता हूँ, ऐसा वगैरह कुछ होता नहीं है। और सभी लोग अपने हिस्से में रहते हैं। उन्होंने काफ़ी प्रोटेक्ट किया जुडिशियरी को कि ये जो भी लोगों को ये लगता है, लेकिन ठीक है वहाँ पे कुछ गलतियाँ तो है ही, लेकिन उन्होंने उसको बोलने के लिए टाला। और बराबर भी है, जब कोई चीफ जस्टिस हो गया, जब रिटायर्ड होता है तब हजारों केसेस उनके पास में रहती है जिनका निपटारा नहीं होता। इसके ऊपर में कोई अननेसेसरी टिप्पणी करना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ये नहीं होना चाहिए, वो चाहे चीफ जस्टिस रहे या कुछ भी रहे। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने इस वक्त इन्वायरमेंट के ऊपर में क्या हुआ, प्रमोशंस का क्या बोला। प्रमोशंस के ऊपर में उन्होंने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि बहुत सारे हमारे लोग हैं उनके जोन ऑफ कंसिडरेशन में ही नहीं आते। इवन 50 लोगों को यदि हमको जोन करना है तो एक भी SC/ST दलित ये नहीं है। और उन्होंने कहा कि जिस वक्त अभी हम लोगों ने जो हाईकोर्ट में OBC SC/ST माइनॉरिटीज के लोगों को हाईकोर्ट में कुछ जगह दी है और अपने जुडिशियल इसमें काफ़ी बड़े पैमाने में उसको ये करा है, रिक्रूट किया है। और वो सब यंग है, वो सब आज ना कल वो सब हाईकोर्ट में जाने हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ के ही लोग हमें आगे में जाएंगे। जुडिशरी का जो भी रिक्रूटमेंट है वहाँ पे भी रिजर्वेशंस का मसला है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो सब बातें हुई। तब मुझे ऐसा लगा कि जो भी कुछ लोगों ने उनके अगेंस्ट में एडवर्स कमेंट्स किए थे वो RSS को
लेके वो सब के सब निराधार लग रहे थे। मुझे कल मैंने कोई बाबा साहेब आम्बेडकर जी का एक वीडियो देखा, उन्होंने काफ़ी बहुत गंदी ये हुआ, मतलब जो वर्ड उन्होंने यूज़ किए वो बराबर नहीं थे। उन्होंने कहा उसके पिताजी भी वैसी थे, ये भी वैसी है। अभी हालांकि ये सब चीज़ों के ऊपर में वो जुडिशरी का मैटर एक पॉलिटिकल अभी तक हुआ नहीं, वो राइवलरीज नहीं है अभी पॉलिटिकल इसमें। तो इस तरीका से बकवास करना, और सभी पूरे महाराष्ट्र में सभी लोगों को मालूम है प्रकाश आंबेडकर जी किस किस तरीका से कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, या बीएसपी रहे और किस रहे और किसका फायदा किसको होता है, ये कोई नए सिराज से मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोगों ने आंखों से देखा जिस तरीका से अभी अभी मायावती जी के जो स्टेटमेंट रहे सबके, तो इतने में कुछ अभी अभी एक प्रकाश आंबेडकर के उनके लड़के ने वो एक कुछ आरएसएस के लोगों के साथ में वो चला, वो मुझे हमें कभी विश्वास ही नहीं होगा ऐसा कुछ होगा। चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, उसके बाद में के कितने लोग हमारे अंदर गए, क्या हुआ, ये सभी को मालूम है। और पूरे महाराष्ट्र में सभी तरीके से सभी लोगों को अच्छे से मालूम है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लेकिन एक सबसे मुझे जिसके ऊपर में मुझे अभी बोलना है, जो मैं सब लोगों को अपील करना चाहूँगा, तो वो ये है कि उनको आखिर में प्रश्न पूछा कि तुमको कोई असाइनमेंट मिलेगा तो जाएगी क्या? उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा मैं। कोई ये मिला तो ये पद मिला तो जाओगे क्या? बोले नहीं जाऊंगा मैं। राज्यपाल के लिए यदि यार किसी ने नॉमिनेट किया कोई एमपीज के लिए करे तो उन्होंने नहीं जाऊंगा। लेकिन आखिरी का शब्द उन्होंने लोगों ने पकड़ लिया है, वो सरदेसाई साहब बड़े होशियार है। उन्होंने कहा कि भाई आप पॉलिटिकली फैमिली से बिलोंग करते हो, यदि यार पॉलिटिकली अपॉर्चुनिटी आपको मिलती क्या, यदि मिली तो आप ऊपर में जाओगे या नहीं जाओगे? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सोच भी सकता हूँ उसके बारे में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पूरे इंडिया को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो आने वाले दिनों में शायद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कमान संभालने के लिए वो शायद सक्षम हो गया। और उसके उतना बड़ा आदमी जो पूरे इंडिया में परिचित ऐसा कोई है ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद वो आ जाए तो उनका इंक्लाइनेशन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, किस तरीका से रहेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न सभी लोगों के सामने में है। मुझे लगता है कि उनकी जो भी उनका अटैचमेंट रहा, जिन तरीका से पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के माध्यम से जो है, तो वो उनका जो भी पॉलिटिकली डिसीजन रहेगा, मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने उसका वेलकम करना चाहिए, उन लोगों को हमने बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि हमारे कम्युनिटी में इतना बड़ा पॉलिटिकली एक बहुत लर्नेड आदमी नहीं आया। जो लोग भी आए उन लोगों ने क्या क्या किए, फिर आठवले जी रहे और कोई रहे, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। सभी को मालूम है क्या है। हमें आज रिपब्लिकन पार्टी के जिस तरीका से शक्लें गिरी है, वो सब शक्लें यदि यार अभी अच्छे दिन यदि आने के हैं, तो मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने हर जगह पे उनका वेलकम करके रिपब्लिकन पार्टी को रिबिल्ड करना चाहिए। क्योंकि अभी कोई रहा ही नहीं रिपब्लिकन पार्टी, सिंगल रिपब्लिकन पार्टी। फिर तुम किसी और को बुलाओगे, इसको भी बुलाओ उसको भी बुलाओ, तो वो तो उनके कमिटमेंट है किसी और के साथ में, वो तो आना ही नहीं ना वो किसी को। तो ऐसे सिचुएशन में यू फॉरगेट अबाउट दिस एंड हेल्प, और उसको रिक्वेस्ट करिए हजारों लेटर्स के माध्यम से कि भूषण जी अभी आप हमको समझाइए, हमको कम से कम पॉलिटिकली इसमें हमें स्ट्रांग करिए जो इतने अनुभवी है। तो आज जो जिस तरीका से मैंने पॉलिटिकल ये देखा, उसके बाद में मैंने कुछ दिल्ली के लोगों से भी बात की कि भाई तुम उनसे मिलो, यदि जब वो पॉलिटिकली और फुल रिवाइवल होता है तो शायद हो सकता है कि हमारे इसमें एक फिर दोबारा रिपब्लिकन पार्टी का एक निशानी दिखेंगे। क्योंकि हमारे इसमें किसी में ताकत नहीं इतनी, और अभी अभी कुछ वो इलेक्शंस भी है, ये है वो, शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है कि फिर दोबारा एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी, बाबा साहब की पार्टी का एक फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। और यदि ये पुनर्जन्म हो जाता है तो निश्चित रूप से हमें अम्बेडकराइट लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि भाई चलो हम लोगों को यहाँ पे काम करना है, और काम को लगने के लिए हमारे पास में फोर्स भी है, नौजवानों की ताकत है, हमारे पास में काफ़ी लीडरशिप है, हम लोगों में बुद्धिज्म है। तो उसके वजह से निश्चित रूप से हम लोगों के पास में यदि अपॉर्चुनिटी आती है तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने इसके तरफ में ध्यान देना चाहिए। मैं अभी इसके साथ में एक जो इंडिया टुडे का जो उनका इंटरव्यू हुआ उसकी मैं लिंक भी दूंगा, और वो पूरा का पूरा जब आप इंटरव्यू सुनोगे तो उसके बाद में आपको लगेगा कि अननेसेसरली बात करने में या मैंने किसी की प्रशंसा करने में कोई मतलब तो है नहीं है। मेरा संबंध जहाँ तक हुआ RS गवे के साथ में बहुत नज़दीक का था। उनके पिताजी काफ़ी होशियार थे, हमें वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के
के कॉन्फ्रेंस में उनके साथ में था, कोरिया में हम साथ में थे, उसके बाद में हम हांगकांग वगैरह सब घूम के आए। उन दिनों में वो इंटरनेशनल जो कमेटी थी बुद्धिस्ट की, ह्यूमैनिटेरियन कमेटी थी, उसके वो चेयरमैन थे और मैं रैपोर्टर था। पूरा समय मैंने गवई साहब के साथ में काम किया। हालांकि हमारे बहुत सारे फैमिली रिलेशंस भी तो हो गए बाद में। उसके बाद में भूषण जी के भी साथ में मेरी बहुत सारे अच्छे संबंध रहे। उन्होंने मेरी केस भी उनके पास में हाई कोर्ट की केस थी, उनके पास में रही। उन्होंने जिस तरीका से ड्राफ्ट और ये सब की थी वो काफ़ी प्रशंसनीय थी। उसके बाद में मैंने को ये भी अलाउ भी हो गई और उनको मैं हाई कोर्ट से लेके तो वहाँ तक का मेरा पर्सनल रिलेशनशिप होते उनके साथ में। तो मैं जो उनको पर्सनली जानता था, पहले दिन से मुझे लगता था कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद में वो यही असाइनमेंट लेंगे, क्योंकि उनको जिस तरीका से वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी को उन्होंने वो स्टूडेंट्स विंग्स को चलाते थे, अमरावती का उनका दबदबा था वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ वहाँ वो पहले से सक्रिय थे। यही नहीं तो नागपुर में भी बार काउंसिल के जितने भी इलेक्शंस थे वहाँ पे उन लोगों की बहुत सक्रिय भूमिका थी। और वो सक्रिय भूमिका होने से उनके ब्लड में ही है कि उनको ये करने का है। तो मुझे निश्चित लगता है कि आने वाले दिनों में शायद भूषण गवई हमारे रिपब्लिकन पार्टी के बहुत बड़े नेता बनेंगे। अभी बहुत सारे लोग उचकेंगे, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मैं सभी से निवेदन करूंगा कि शांत रहो। कुछ भी उसको बिना मतलब जो चीज़ तुम्हें मालूम नहीं है, जुडिशरी के बारे में समझता नहीं होगा तो शांत रहो। उन्होंने जिस तरीका से रिक्रूटमेंट किए, जुडिशरी के रिक्रूटमेंट्स है उनके, वो काफ़ी उनके सराहनीय है। तुम्हें मालूम नहीं होगा, हम लोग अभी हाई कोर्ट और यहाँ तक प्रैक्टिस करते हैं तो हमें सब मालूम है क्या नहीं है और क्या क्या उन्होंने किसमें क्या बोला है उन्होंने और उनके उसके मतलब क्या थे। वो शायद होंगे तो वो सब ये कर सकते हैं, या फिर तुम इतने तो बड़े कॉम्पिटेंट नहीं हो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के कोई डिफेक्ट्स निकालोगे। इतनी तो ताकत किसी में नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने शांति से उनको सुने, अपने आप में डिस्कस करें और ऐसी एक ऊर्जा पैदा करें कि भाई कई सालों के बाद में हमें जो गैप हुई है रिपब्लिकन पार्टी की, फिर दोबारा हमें रिवाइवर होना चाहिए, हमें पुनर्जीवित होना है। तो वो उम्मीदों के साथ यदि हम लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिन हमारे लिए रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप लोगों को फिर दोबारा इनके ऊपर इस मसले में लोगों ने जमा हो, वो अपने चर्चा करें और हम उनके पीछे में खड़ा रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए। यही शब्दों के साथ में मैं यही विराम करता हूँ। जय भीम।